हेलो नमस्कार। आज हम लोग मुद्रास्फीति और मुद्रा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो सारा का सारा प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आते हैं, पहला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अर्थ है। ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना, वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य में सतत वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सबसे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में जाने थे, जो मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे, इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मुद्रास्फीति के फलस्वरूप जो है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के फलस्वरूप फलस्वरूप जो है तीन का पहला बात, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में, लिखने पे टाइम बहुत जाएगा, लेकिन मूल्य में वृद्धि और वृद्धि दीर्घकाल के लिए क्रमिक वृद्धि और वो भी दीर्घकाल के लिए और मुद्रा के मूल्य में, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा। और मुद्रा के मूल्य में कमी आएगा। यानी मुद्रा ज्यादा हो जाएगा मार्केट में, तो ऑटोमेटिक मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगा, मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। तो कह रहा है मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। बिल्कुल गलत। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। देखिए, मुद्रास्फीति के फलस्वरूप होता है वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का भी बढ़ना। मांग के बढ़ने पर आपूर्ति का बढ़ना बिल्कुल गलत है ये। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में सतत वृद्धि। देखिए, ऑप्शन एक को हम कर सकते थे, लेकिन यहां पे क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सतत वृद्धि, यानी क्रमिक रूप से वृद्धि, दीर्घकाल के लिए वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का अर्थ है, डिफिनेशन पर ही आधारित है, ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे। इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो क्लियर? तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को अगर नहीं देखिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पे सतत वृद्धि है, इसलिए हम लोग आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन, शेयर। इसका आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। प्लास्टिक मनी की जहां तक बात है, तो प्लास्टिक मनी नगदी अथवा कागजी मुद्रा, नगद यानी कैश और पेपर मनी जो था, कैश और पेपर मनी का एक क्या है? ये ऑप्शन है, मतलब विकल्प है, जिसके माध्यम से नगद का प्रयोग किए बिना भुगतान, पेमेंट जो है हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्या बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड,
POS पॉइंट ऑफ सेल, ये सारा का सारा जो है ये प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आएगा। तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। अच्छा हाँ, एक चीज यहां समझने वाली बात है, जो वस्तु मुद्रा आपको अभी मालूम होना चाहिए, जो मैंने मुद्रा के टॉपिक में ये आपको बताया था, मुद्रास्फीति के बाद मुद्रा का जो टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें बताया था जो मुद्रा हम बोलते किसको है, तो बताया था जो मुद्रा जो है ना, यानी आवश्यकताओं का दोहरा प्रयोग, बार्टर सिस्टम है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले क्या हुआ था, वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु का विनिमय हुआ था, वस्तु मुद्रा, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद जो है वस्तु मुद्रा होने लगा, वस्तु का विनिमय हुआ, उसके बाद जो है कीमती धातु का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है। उसके बाद धातु के बाद क्या हुआ, जो फिर औद्योगिकरण हुआ, तो उसके बाद कागजी मुद्रा प्रचलन में, जो कि अभी भी प्रचलन में है। तो आपने देखा क्या, जो वस्तु मुद्रा प्रथम पीढ़ी का पहला, फिर आया दूसरा में धातु मतलब सोना चांदी इन सब की, और तीसरा कागजी मुद्रा। तो ये जो है ना प्लास्टिक मनी, ये चतुर्थ पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन की मुद्रा है, यानी हम कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन का की मुद्रा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और मुद्रा की चर्चा चला है जो वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का बहुत जिक्र आपने सुना होगा। ये एक डिजिटल करेंसी है, और जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी का जो है उदाहरण के तौर पे आप बिटकॉइन को देख सकते हैं, जिसे कि अल सल्वाडोर ने अभी जो है वो इसका वैलिड माना है, ठीक है, जो कि पहला देश है वो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा प्रश्न, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब शामिल किया गया। तो ये मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली का जो कहानी है, ये बात है 1 अप्रैल 1957 की। 1 अप्रैल 1957 से जो है मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई, और इसके अंतर्गत जो है रुपये का मूल्य एवं नाम जो है, जैसे रुपये का जो नाम था और मूल्य था वो तो अनचेंज्ड रहा, नाम और मूल्य, नाम और मूल्य में जो है ये अनचेंज्ड रहा, अपरिवर्तित रहा, अनचेंज्ड रहा। लेकिन इसे जो है ना, इसे पहले जो किया जाता था, यानी 1 अप्रैल 1957 से पहले इसे आना में 8 आना, 4 आना, 16 आना, तो इसको जो है ना, ये आना वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, पैसा में। 100 पैसा, 16 आना को 100 पैसा के इक्विवेलेंट कर दिया, विभाजित कर दिया। और ये जो विभाजन है, तो हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब 1 अप्रैल 1957 के बाद तो 100 पैसे में कन्वर्ट हो गया, 100 पैसों में हो गया। तो इसके लिए क्या किया, ये जो उसके बाद जो 1 अप्रैल 1957 के बाद जो भी सिक्के ढाले गए, नए सिक्के, जैसे कि 1 रुपया का, 2 का, 5 का, 10 का, उसके बाद 10 का, 25 का और 50 का, ये ढाला गया। ये पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है। 1, 2, 5, 10, 25, 50 का जो ढाला गया, तो इसके लिए जो है ना पैसे को, ये जो पैसा था इसके लिए वर्ड यूज करने लगा, 1 रुपया के लिए नया पैसा, और अगर इसका बहुवचन बनाया तो वहां पे कर दिया, नाम कर दिया नए पैसे, ठीक है। नाम में आने लगा 1 पैसा, 2 पैसे, 2 नए पैसे, यानी 1 अप्रैल 1957 के बाद यहाँ पे अगर पैसा की बात आता तो 1 नया पैसा, 2 नए पैसे, 5 नए पैसे, इस टाइप का आने लगा। फिर क्या हुआ, जो 1 अप्रैल 1964, सॉरी 1 जून 1964, यहाँ जो ये डेट है ना, यही वाला है, ऑप्शन में दिया है। 1 जून 1964 का 64 के बाद जो है सिक्के में से ये जो आप विशेषण देख रहे हैं, एडजेक्टिव देख रहे हैं, नए और नए, नया और नए, नया सिंगुलर के लिए और नए प्लूरल के लिए, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया।
1 जून 1964 को। तो ये थोड़ा कंसेप्ट था, इसे याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना लोग का, जो दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा प्रचलन में कब आया, कब शामिल किया गया, तो 1 अप्रैल 1957 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीसरा है श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक और चौथा है उपयुक्त समय। तो आपको मैं बता दूं, जो भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप जो है, ये आधार जो अगर बनाया जाता है तो वो तीनों को बनाया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, इन तीनों को लिया जाता है। लेकिन इसमें जो अगर बात आए वरीयता की, तो डब्ल्यूपीआई का जो है, डब्ल्यूपीआई का थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति का आकलन अपेक्षाकृत सरल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, यानी डब्ल्यूपीआई जो है सरल होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। इस पे अपेक्षाकृत कंपैरिजन कीजिएगा फिर, तभी अपेक्षाकृत सरल। लेकिन कह रहा है किस आधार पे, तो आधार के रूप में हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी, थोक मूल्य सूचकांक को भी और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आधार वर्ष जो है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष जो है 2012 है और डब्ल्यूपीआई का अगर पूछे तो 2011-12। ये सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है। तो सबसे पहले तो आपको मुद्रास्फीति के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति के एक बार डेफिनेशन को याद कर लेते हैं थोड़ा सा। मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम मुद्रास्फीति की जो कथन है इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। जो मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट आधार पर हो रही है। वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि जो है पॉइंट टू पॉइंट यानी क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, सत्य है, पहला कथन। दूसरा कह रहा है जो भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, अभी इसकी चर्चा की, तो ये सही है, ये भी सही है। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कर है असत्य कौन है, इसको पढ़िए। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो और मुद्रा के मूल्य में कमी हो, तो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। लेकिन मुद्रा प्रसार के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो मुद्रास्फीति है ना, इसमें एक हम पढ़ाए थे आपको, जो 697 वस्तु को ऐड किया गया है। और लेकिन इसमें से कोर वस्तु जो है ना, जब कोर स्फीति की बात करें, कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, कोर इन्फ्लेशन, तो कोर इन्फ्लेशन में जो है, कोर इन्फ्लेशन में ईंधन, खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें टोटल कितना था, 33 वस्तु, 16 और 17 को मैंने ऐड करके इसको माइनस कर दिया था। तो मेरा जो कोर इन्फ्लेशन में कितने वस्तु को टोटल देखते हैं, 664। तो ये याद रखिएगा। तो अपना सवाल ये था, जो मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। अब आप ये देखिए, जो मुद्रास्फीति की दर के नीचे, जैसे कि दर जो लक्षित दर है वो है 4 ± 2, ठीक है, ये परसेंट। अब अगर इससे नीचे जाएगा, दर नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है,
तो ये कीमतों का घटना नहीं है तो क्या है ये बताइए। यानी मुद्रा की कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है तभी मुद्रास्फीति नीचे जा रहा है। तो ये कह रहा है घटना नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे तरल माप है, तरल माप है। ऑप्शन M4, M1, M2, M3। तो देखिए इसका आंसर तो सबको मालूम है, वह जो सबसे तरल माप है M1। जो भी उस क्लास को देखे होंगे टोटल आप आंसर दे रहे होंगे इन क्वेश्चनों का। तो मुद्रा आपूर्ति M1 मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल माप है। और अगर इसको आपको घटते क्रम में दर्शाने के लिए बता दे सबसे ज़्यादा तरल कौन होगा, M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। ठीक है। अच्छा, ये मापन का जो है आपने टॉपिक करके जो मैंने बताया, जो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, तो उसमें मैंने बताया जो पहले M0 चलता था या M0, उसके बाद जो है M1, M0 के बारे में तो आप RBI का रुपये है पता ही है, M1, M2 और M3 और M4, ये 4 टाइप का जो मुद्रा है, मुद्रा के प्रकार में मुद्रा आपूर्ति की प्रकार जो है इस टाइप से लिया जाता है। तो M1 में किसको लिया जाता है, M1 में जो है ना, M1 में लोगों के पास नगद जमा है। जैसे कि आप बात कर दीजिए M1 जितना भी पैसा है लोगों के पास वो टोटल हो गया, यानी लोगों के पास, लोगों के पास नगद, जो भी नगद ही रहेगा ना, घर में तो नगद ही रखेगा, प्लस जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, बैंक के पास नगद, ठीक है, प्लस रिजर्व बैंक के पास भी तो रहता है ना कुछ 200 करोड़ के, वो आप आगे पढ़ेंगे भी। RBI के पास नगद नहीं, अन्य जमाएं, अन्य जमाएं में किस में, गोल्ड के रूप में, सॉवरेन बॉन्ड के, मतलब सॉरी सॉवरेन बॉन्ड तो गोल्ड अलग चीज है, गोल्ड के रूप में जो रखते हैं या बॉन्ड के रूप में। RBI के पास अन्य जमाएं, अन्य जमाएं, ठीक है। अब देखिए M1 अगर आपको याद हो गया ना, तो M2, M3 और M4 एकदम चुटकी गांव का खेल है। अब देखिए M2 जो है ना, M2 इसमें सिर्फ M1 में, अगर M1 में अगर ऐड कर देंगे डाकघर का मांग जमा, डाकघर का, ये पेन का, डाकघर का मांग जमा, मेरे आवाजों को सुनिएगा, M1 में अगर हम ऐड कर देंगे डाकघर का मांग जमा तो M2 आ जाएगा। फिर M3 की बात करेंगे तो M3 में M1 प्लस अगर इसमें ऐड कर देंगे बैंकों के पास जो भी सावधि जमा है, सावधि जमा है, फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं वो जितना पैसा है, तथा अन्य जमाएं गोल्ड के रूप में, तो उन सबको अगर बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक जो भी जमाएं हैं, अन्य जमाएं, बैंक अन्य जमाएं, तो फिर M3 हो जाएगा, M3 प्रकार। M4 में M3 यो M3 में पढ़े हैं, और प्लस डाकघर में सकल जमा, पोस्ट ऑफिस का, डाकघर का कुल जमा, ठीक है, तो M4 में आ जाएगा। क्लियर ये बात। तो अब तरलता का क्वेश्चन था, तो तरलता में तो M1 हो गया तरल, सबसे तरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। और हॉट मनी के बारे में आप ये चीज जानते हैं, पलायनवादिता इसमें भरपूर होता है, पलायनवादिता की प्रवृत्ति होती है। और ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे ही हॉट मनी कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपको डॉलर, येन, यूरो एक्सेट्रा। और
एक यहाँ पे हॉट मनी, सॉफ्ट मनी तो आप जानते ही हैं, हार्ड मनी करके कुछ होता नहीं है। टोकन मनी, हाँ टोकन मनी के बारे में एक बार देख लीजिए। जो टोकन मनी जो होता है ना, सॉरी इसका आंसर तो पहले आप, हॉट मनी गर्म मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र प्लान कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे हॉट मनी कहते हैं। ये टोकन मनी में बताने जा रहा हूँ, सांकेतिक मुद्रा होता है टोकन मनी का मतलब। टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा को कहते हैं और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अपने भारत में, याद होगा हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो, भारत में सांकेतिक मुद्रा का सर्वप्रथम, भारत में सांकेतिक, भाई सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी को ही कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही के द्वारा चलाया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक कब चलाएगा ये, इसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक था, इसी टाइम में चलाया था। तो ये हो गया टोकन मनी की बात, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर गर्म मुद्रा, हॉट मनी। अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? इसको कॉल मनी कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। ये बैंकिंग से रिलेटेड सवाल है, कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी और इस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल दर कहते हैं। यानी विशेषण में हर जगह कॉल लगा दीजिए आप। अगले दिन वापसी, कल दे रहा हूं भाई, आज दे दो कल दे रहा हूं, यानी कॉल मनी, ठीक है, कॉल मनी। अगर इंटरेस्ट रेट भी अगर उसका रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट को भी बोलेंगे कॉल, इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट, ठीक है, इंटरेस्ट की जगह कॉल रेट। हाँ, अगर यहाँ पे विनिमय हेतु जो स्थापित संस्थागत जो व्यवस्था है उसको कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। इसके बारे में आप अच्छे से भुगतान संतुलन में समझ पाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि रुपया जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते और चालू खाते दोनों में परिवर्तनीय हो। अब यहाँ पे बात आता है, यहाँ मैंने वर्ड बोला कौन सा? पूंजी खाता। ये सब चीज न्यू आप सुन रहे होंगे अगर नहीं पढ़े होंगे कभी इकोनॉमिक्स। और चालू खाता वो बैंकिंग वाला नहीं है, ये करेंट, ठीक है, करंट अकाउंट, चालू खाता। अब यहाँ पे कहा जाता है अगर किसी भी रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ ये है कि रुपया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पूंजी खाते और चालू खाते, पूंजी खाते और चालू खाते पर बाजार आधारित कीमतों पर पूर्णतः क्या हो? परिवर्तनीय हो। पूंजी खातों में भी परिवर्तनीय हो और चालू खातों में भी परिवर्तनीय हो। लेकिन वर्तमान में क्या हो है, वर्तमान की जो स्थिति है वर्तमान में, वो तो आपको क्राइटेरिया हो गया जी, ये चीज होना चाहिए तब पूर्ण परिवर्तनीयता कहलाएगा। लेकिन वर्तमान में प्रॉब्लम क्या है ना, जो पूंजी खाते वर्तमान में भारतीय जो रुपया है वो चालू खाते पर, यानी वर्तमान में चालू खाते पर तो क्या है, ये पूर्ण परिवर्तनीयता है चालू खाते पर। लेकिन पूंजी खाते पर जो है, ये पूंजी खाते पर क्या है? पार्टली कन्वर्टेबल है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बात है। अब आइए इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं। रुपया सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है? बिल्कुल नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है, ठीक है। रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार है, सभी प्रकार के विनियम लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, रुपया सभी प्रकार के विनियम हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है। अर्थ इसका पूछ रहा है, न कि क्या है वर्तमान में, ऐसा नहीं पूछ रहा है। और चौथा ऑप्शन है रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों हेतु विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील है? बिल्कुल नहीं, दोनों में होना चाहिए, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों में। और यहाँ पे रुपया सभी प्रकार के विनियम यानी लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा में अगर परिवर्तनशील है तो इसका मतलब है रुपया की पूर्ण यानी फुल्ली कन्वर्टेबल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करना चाहिए। देखिए सवाल बहुत इजी है। मुद्रास्फीति, फिर वही बात हम बोलेंगे, जो मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति का डेफिनेशन ही कहता है जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे, मुद्रा का मूल्य घटने लगे। तो आप ये चीज देख रहे हैं ना, जो मुद्रा का मूल्य जो है घटने लगे तो वस्तुओं की मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। तो वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य और मुद्रा के मूल्य, ठीक है। वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु के मूल्य के स्तर में वृद्धि, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बाजार में मुद्रा ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका मूल्य, वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है। मुद्रा का मूल्य घटेगा कब, जब मुद्रा ज्यादा हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ रहा है। तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई ऐसा, क्योंकि कर की दर में अगर वृद्धि करेंगे तभी जो है सरकार के पास अतिरिक्त पैसा जो है सरकार के पास आ जाएगा, बाजार से पैसा आ जाएगा। तो बाजार से जो पैसा आ जाएगा तो ये जो है ना अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती है। ये कर की दर को अगर हम वृद्धि करेंगे तो क्वेश्चन पूछा है जो मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। तो मुद्रास्फीति अगर रहेगा तो हम क्या चाहेंगे, पैसा को बाजार से कम करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कर की दर में वृद्धि करना पड़ेगा। फिर आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, जो इसके अतिरिक्त भी है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति, जो कि आपको बताई है। जो मौद्रिक नीति के लिए कमेटी भी बना हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य जो है आरबीआई के होते हैं। और आरबीआई के जो 3 सदस्य होते हैं उसमें से एक जो चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट 11, ऐसे में तो मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट है ढांचा। तो मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति है, इसका मतलब बाजार में क्या है, पैसा ज्यादा है, मुद्रा ज्यादा है, मुद्रा का वैल्यू कम हो गया है। तो निर्यात को बढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। सरकारी खर्च को बढ़ाकर, अब देखिए सरकारी खर्च को बढ़ाकर क्या हो सकता है, नहीं। मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। मुद्रा के प्रवाह को घटाकर, आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा के प्रवाह को घटा करके हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब भारत में मुद्रास्फीति का वार्षिक जो लक्ष्य है इसके बारे में आपको बताएं। जो वार्षिक लक्ष्य जो है 4 ± 2 है परसेंट जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। यानी 4 से 2 से 6%, 2 to 6% तक रखना है। और ये जो सिफारिश किया था, अनुशंसा जो किया था, किसने किया था, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल यूपीसी, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी। तो उर्जित पटेल अपने आरबीआई का गवर्नर भी रह चुके थे, हालांकि बाद में इस्तीफा भी दे दिया था। तो इसका आंसर हो गया अपने क्वेश्चन का, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर को हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आधार वर्ष क्या है जिसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है। तो ऑप्शन है 2004-05, 11-12, 1980-81, 1990-91। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय खाता के आकलन का आधार जो वर्ष था वो 2004-05 था, जिसको कि संशोधित कर करके क्या कर दिया है, 2011-12 कर दिया गया है, ठीक है। ये सब सवाल आपको एकदम याद रहना चाहिए, और तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ठीक है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? CSO। क्लियर? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा कम हो और धन की उपलब्धता अधिक हो। अब देखिए ये डिफिनेशन ही पूछ दिया, तो निम्न में से कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी? वस्तु की मात्रा कम होगा, वस्तु की मात्रा अगर कम होगा और धन की उपलब्धता अधिक हो, तो आप बार बार यही चीज को देख रहे हैं, वस्तु की मात्रा कम और धन की उपलब्धता यानी मुद्रा ज्यादा, तो क्या होता है भाई? मुद्रास्फीति होता है। क्या होता है? मुद्रास्फीति। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? और मुद्रास्फीति का ही रिवर्स है अपस्फीति, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो ये सब चीज आप अच्छे से जान रहे हैं अगर उस क्लास को अच्छे से देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तात्कालिक रूप से पूछा है, ठीक है। वेतन में वृद्धि, धन के प्रवाह में कमी, कर में छूट, और इनमें से कोई नहीं। कर में छूट देके हो सकता है, मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं आप। इस ऑप्शन को तो बिल्कुल आप नकार दीजिए। पहले वेतन में वृद्धि कर दीजिएगा, वेतन में वृद्धि करके बिल्कुल नहीं। वेतन में वृद्धि कर दीजिएगा तो इससे मुद्रास्फीति रुक जाएगा। वो तो खर्च करेगा ही ना फिर मार्केट में। पैसा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा चला गया है तो क्या करेगा? धन के प्रवाह में कमी करके जो है मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। अच्छा, ये धन के प्रवाह में कमी जो करेगा किस प्रकार से करेगा? तो धन के प्रवाह में कमी जो करेगा, तो ये जो कमी है ना, ये RBI करेगा। कैसे करेगा भाई? सरकार भी करता है और RBI भी करता है, ठीक है। सरकार क्या करेगा? सरकार कैसे करेगा वो आपको बता भी चुके हैं कैसे। गवर्नमेंट जो करता है तो वो क्या करता है? वो बॉन्ड जारी करता है, ठीक है। तो बॉन्ड जारी करता है और बॉन्ड जारी करके वो क्या करता है? बॉन्ड, जिससे पब्लिक बॉन्ड को खरीदे, उसको लोग देता है। लेकिन RBI के लिए क्या है? RBI के पास औजार है, RBI के पास औजार है। वो अपने औजार का यूज करता है, बस मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल कर लेता है। वो करता क्या है? जो उनके जो औजार है ना, वो औजार है रेपो रेट, SLR, CRR। ये सब आप बहुत चर्चा में रहता है, आप सुने होंगे सबका। ये बढ़ गया तो बैंक का लोन बहुत महंगा हो गया, ये घट गया, अरे बैंक का लोन अब सस्ता हो गया। सस्ता हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? घर बनाने लगेगा, अच्छा मार्केटिंग करने लगेगा, जो चीज़ नहीं लेना चाहिए वो भी लेने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा? मतलब मार्केट में पैसा आ जाएगा। ये काम कब करेगा? जब जब अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की बात होगा। बढ़ाएगा कब? जब मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना रहेगा, धन के प्रवाह में कमी करना रहेगा, लोन को महंगा कर देगा, आदमी कम लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज समझने वाला पार्ट है। अधिकतर इकोनॉमिक्स में आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा फिर। नेक्स्ट, अपस्फीति एक स्थिति है। एकदम बात आ गया डिफ्लेशन का। अपस्फीति जो है एक स्थिति है। ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य कम होता है। दूसरा ऑप्शन है वस्तु का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मूल स्तर अस्थिर रहता है। इसको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए। मान लीजिए आपको एक ही डेफिनेशन याद है इतने क्लास इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता है? क्या पता है भाई? इन्फ्लेशन के बारे में आपको ये पता है, जो मुद्रास्फीति में मुद्रा की अधिक उपलब्धता के कारण मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी वस्तु का मूल्य जो है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का कम होता है। मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो इसी का जस्ट अपोजिट, इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। अब आप सोच लीजिए, तो डिफ्लेशन की दशा में बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम होने लगता है। वस्तु का मूल्य कम होने लगेगा क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो परचेज कीजिएगा, जिससे उपभोक्ता में पैसे नहीं रहता है। पैसा नहीं रहता है तो वस्तु का मूल्य, मुद्रा का मूल्य ज्यादा हो जाता है भाई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे
जब रिवर्स बोले तो सबको रिवर्स करोगे ना, रिवर्स, रिवर्स, वाइस वर्सा नहीं होता है, हाँ रिवर्स, और वस्तु का मूल्य कमी हो जाएगा। तो जब वस्तु का मूल्य में कमी आ जाएगा तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता वर्ग जो है भविष्य में वस्तुओं के मूल्य और कम होने की संभावना के कारण जो है उपभोक्ता वस्तुओं का तत्कालीन उपभोग कम कर देगा, और जिससे के परिणाम स्वरूप होगा क्या, बाजार में पूंजी का अभाव हो जाता है, और बाजार में अगर पूंजी का अभाव हो गया तो फिर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा जो अपस्फीति एक स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, बताओ भाई, अभी पूरे समझो। तो इसका आंसर, क्या मुद्रास्फीति में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। फिर किस स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में नकदी की मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, अब क्यों बढ़ाई जानी चाहिए भाई, क्यों, क्योंकि एक अवधारणा है, क्या है अवधारणा, जो सबसे पहले आप जानते हैं जो डिफ्लेशन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट है, और इसके लिए विभिन्न सरकारी खर्चों या कर की दरों में क्या करता है, कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटा जा सकता है। ये एक अवधारणा है, और इसी अवधारणा को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा वार नाम दिया है, पंप, PUM, यार छोड़ो, यहाँ देखो, PUM, पंप प्राइमिंग, पंप प्राइमिंग बोलते हैं इसको, पंप प्राइमिंग बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब अब स्फीति यानी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट है, जिसके कारण जो है विभिन्न सरकारी खर्चों या कर की दरों में कटौती के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करके इस स्थिति से निपटा जाता है, इसी को पंप प्राइमिंग बोलते हैं। अच्छा, अब निपटेंगे कैसे भाई, तो निपटने के लिए, मुद्रा अपस्फीति से निपटने के लिए क्या करता है RBI, अरे सब चीज तो है लेकिन RBI है ना, RBI अपने औजार का प्रयोग कर लेता है। औजार इनके कौन कौन है, वही रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, ये सब चीज इसी के हाथों में है ना, कब बढ़ाएगा कब घटाएगा, इसको क्या कर देगा, वो कम कर देगा सभी चीजों को। अरे कम करेगा तुरंत क्या होगा, बाजार में तरलता आ जाएगी, तुरंत लोन सब सस्ता हो जाएगा, आदमी अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा देश में नकदी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, कब, जब मुद्रा अपस्फीति हो, क्या हो, डिफ्लेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा चिप मनी से क्या आशय है, चिप मनी, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, चिप मनी से क्या आशय है भाई। चिप मनी जो है ना, ये कम ब्याज दर को बतलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, लेकिन समझते हैं, समझने वाली बात इसमें यह है कि सस्ती मुद्रा से तात्पर्य है जिसकी चिप मनी का मतलब हुआ जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से उपलब्धता, आसानी से उपलब्धता, ठीक है, आसानी से उपलब्धता, यानी अर्थात ब्याज की दर को कम करके मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, और अपस्फीति के समय में बाजार दर को कम किया जाता है ताकि बाजार में कुल मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर मंदी की जो स्थिति रहता है उससे निपटा जा सके। तो सस्ती मुद्रा का आशय ही है कम ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति, क्या भाई, मुद्रास्फीति का फिर से डेफिनेशन एक बार याद कर ले, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे, मुद्रा का मूल्य घटने लगे, वस्तु का मूल्य बढ़ने लगे, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप ये बताइए, जो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में, जो समग्र आपूर्ति जो है समग्र मांग से कम हो, समग्र मांग के बराबर हो, समग्र मांग की आपूर्ति और मांग बराबर हो जाएगा तो होगा, बिल्कुल नहीं, समग्र मांग से अधिक हो। देखिए इसका जो कंसेप्ट है, जो मुद्रास्फीति वस्तु आपूर्ति में कमी और मांग में वृद्धि की स्थिति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देती है, ये चीज आपको मालूम है, ठीक है। और यदि सोचने वाली बात यह है, अगर
कुल आपूर्ति, यहां पे मैं लिखता हूं कुल आपूर्ति कुल मांग से थोड़ी भी कम हो, कुल मांग से थोड़ी भी कम है, तो भी वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा ना भाई। वस्तु का मूल्य फिर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। बिल्कुल सही बात है। जब मांग कम होगा मतलब कुछ ना कुछ कम होगा ही होगा, तभी जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, नहीं तो फिर मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होगी। समग्र मांग अगर बराबर रहेगा तो उत्पन्न हो, क्यों उत्पन्न होगी भाई, जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है। आपको तराजू वाला सिस्टम बताए थे, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। अगर बना नहीं रहेगा तो या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, समग्र मांग से कम हो। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। नेक्स्ट, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। तो पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो पेपर गोल्ड के रूप में एसडीआर को जाना जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट खींच देता हूं। तो हाँ, किस इकाई का मूल्य जो है कागजी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये एसडीआर को जाना जाता है। एसडीआर के बारे में आप इतना जानते हैं, एसडीआर जो है आईएमएफ का मुद्रा इसको बोला जाता है। और आईएमएफ की मुद्रा कब लाया गया था, 1969 में लाया गया था। और एसडीआर में जो है एसडीआर के बास्केट में टोटल 5 मुद्राएं हैं, और जिसमें कौन कौन है तो आपको ये मालूम होगा। जो डॉलर हैं और पाउंड हैं, येन हैं, यूरो हैं, और 2016 में किसको जोड़ दिया है भाई, रेनमेनबी, इसको काट दो भाई, रेनमेनबी, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया गया। तो यही है पास बास्केट में। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एसडीआर। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किस वर्ष को बनाया है। अभी मैंने डिस्कस भी कर दिया हूं 2011-12 को, लेकिन इस डिस्कस से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जितने भी आधार वर्ष हैं उन सबको आपको रट लेना है, क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन में एग्जाम में आते रहता है, और जिसका जवाब देना एकदम आपको जरूरी है। और एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, उस पर ध्यान रखते हुए, और साथ ही गणना और उसका जो आधार वर्ष है इसको याद कर लेना जरूरी है आपको। इसमें जैसे कि अभी आपने देखा जो WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो है 2011-12 है, लेकिन अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी का जो आधार वर्ष है वो भी 2011-12 है। उसके बाद अगर हम नेशनल इंडेक्स का बात करेंगे तो वो भी 2011-12 है। WPI, जीडीपी, WPI, नेशनल इंडेक्स पर लेना भाई, एन है ये नेशनल इंडेक्स, ये इसका भी 2011-12, इसका भी 2011-12, और मेन जो बात आता है सीपीआई का, कितना, सीपीआई का 2012, और CPI-IW का, CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका कितना है, इसका 2016 है। पहले कितना था, पहले वाला पूछेगा नहीं, लेकिन याद रख लीजिए 2001 था, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, रेसिडेक्स का कितना है आधार वर्ष, रेसिडेक्स आवासीय सूचकांक का, तो रेसिडेक्स का जो है ना आधार वर्ष वो 2017-18 किया गया है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।